चलो छोटो, जो चल रहा नहीं चल रहा नहीं चल रहा। Ali was in Lino of Innovative thing, a fight for the height, allowed for the activity. The actually to the guy, I don't know, see, by taking with the English. चलो ठीक है, अब And what I got anything, name that. चलो छोड़ दो उसको, छोड़ दो, अपना काम होता रहेगा, तुम लोग अपना क्लास करो। देखो इससे पहले जो लैंग्वेज आ रहे हैं, छोड़ो ना उसको, कहाँ दिमाग लगा रहे हो तुम लोग। चल भाई, इसे ठीक कर रहा, तुमको नहीं बोल रहे, ये लोग को बोल रहे हैं। लगा दे मैकेनिक, बना दे तुम लोग को, अपना कर रहा है, निगार रहे उसी को तुम लोग। तो बोला जाता तो समझ में नहीं आता तुम लोग को। बनना है इसी मैकेनिक, जरूरत से ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। जब बार बार बोल रहे छोड़ दो अपना, उसको जो करना करता रहेगा। आदमी है ना जी यहाँ पर जी, तुम इसे ठीक कराते हैं, कराते रहते, बाकी कौन पढ़ाते हैं। अल्लाह करो हमसे ऐसे ठीक कराया जा रहा था पढ़ाने के टाइम पे। दिमाग में चीज समझ में नहीं आती जब एक बार बताया जाता है तो। देखो इससे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी वो तुम्हें बताया जा रहा था कि लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी के बाद हम लोग जो चीज़ें स्टार्ट करेंगे वो कम्प्लीटली एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में स्टार्ट होगा। लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी जिसने पढ़ा है और जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा है आने वाले टाइम में जैसे मैं सेल और टिश्यू कंप्लीट करूँगा, देन उसके बाद जो बेनिफिट होगा उसका बेनिफिट उस टाइम पे मिलेगा। जिसने नहीं पढ़ा है या क्लास छूटा है वो आप अपने आप को अपडेट कर लेना, नहीं तो आपको फिर आगे जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा आने वाली है। पहला चीज़। दूसरी चीज़, अब जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वो जो चैप्टर से या कह सकते हो टॉपिक, जो भी नाम दो, इसको नाम है सेल, ठीक है। क्या बोलते? सेल बोलते। और कंप्लीटली या फिर हम कंप्लीटली जिस इस सेल की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी के नाम से जानते। किस नाम से जानते? साइटोलॉजी, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। दिस इज अ साइटोलॉजी, ठीक है। अब बात यहाँ ये आती है कि साइटोलॉजी क्या है। तो एक लाइन में हम लोग ऐसे ही पढ़े भी है कई बार, तो स्टडी ऑफ द सेल। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हमारे जो हमने जिस साइटोलॉजी से पढ़ना है वो साइटोलॉजी क्या? ह्यूमन साइटोलॉजी। क्या है? ह्यूमन साइटोलॉजी, है ना। तो हमें पढ़ना जो है वो क्या है? ह्यूमन साइटोलॉजी पढ़ना है। क्योंकि सेल जो है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है अलाइव है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म या कह सकते हो जितने भी लिविंग है, सबके पास सेल है ना। हम लोग जिसके जो सिलेबस में वो क्या? ह्यूमन साइटोलॉजी, दैट मींस द सेल ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन के सेल के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना? ह्यूमन के सेल के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो अब एक सवाल यहां से आता है कि भाई, सबसे पहला सवाल आता है कि डेफिनेशंस, कि व्हाट इज सेल, है ना। कोई आपसे पूछता है कि सेल क्या है ना। तो ये एक ऐसा मतलब कि क्वेश्चन है जो बहुत ही प्रीवियस क्लास से लोग पढ़ते आते हैं और जानते रहते। और एक लाइन में हम लोग डिफाइन करते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ, दिस इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ, है ना, यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके एक डेफिनेशन में ही सारा चीज छुपा हुआ है। हर एक चीज की अगर हम लोग बात करें, दो वर्ड पे फोकस करता है डेफिनेशन, एक स्ट्रक्चर्स पे, दूसरा फंक्शंस पे। ये जो वर्ड्स है वो किस पे? दो चीज पे फोकस करता है डेफिनेशन, एक स्ट्रक्चर्स पे, दूसरा फंक्शन पे। कि यदि अगर हम लोग बात करें, है ना, तुम लोग लिखना मत, ये पीडीएफ प्रिंट निकल जाएगा, ये पीडीएफ से बोर्ड का पीडीएफ चले जाएगा ग्रुप में, ठीक है। लिखने पे दिमाग लगाओ तो इधर सुनोगे नहीं, ठीक है। इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, जहां हम जब बोले ये लिख लो तो वो तुम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ की, अगर हम लोग बात करते हैं तो दो वर्ड पे ज्यादा फोकस किया गया, एक स्ट्रक्चर पे, दूसरा फंक्शंस पे। अब सिंपल ऐसे समझने के लिए ये सेम एग्जांपल तुम्हें बहुत ही अर्लियर क्लास से मिलता है कि कोई भी एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है किसी भी चीज का, ये पेन बना होगा, ये डेस्क बने होंगे, या हम बने हो, या लिविंग एंड नॉन लिविंग, सबके पास अपना क्या स्ट्रक्चर होता है ना। सबके पास क्या होता है? अब ये पेन ऐसे बना हुआ और इसको हम खूब ऐसे ऐसे कट करके खराब कर दिया, इसका स्ट्रक्चर लॉस्ट हो गया। अब जब स्ट्रक्चर लॉस होगा तो फंक्शन पे इफेक्ट आएगा, फंक्शन पे। अब हमारे पास बॉडी में हाथ है, पैर है, सब कुछ है, मान लो। अब एक बात करेंगे कि हाथ नहीं हो तो मेरा एक स्ट्रक्चर लॉस होगा,
तो एक फंक्शन भी गया नहीं साथ साथ, अभी सांस से जितना काम होने वाला था सारा फंक्शन। तो सेम एज अगर हम बात करें एक बॉडी के अंदर भी जहां जहां सेल स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है और फंक्शन तो होता ही होता है। तो जैसे अगर से एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम लोग जब लीवर के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे हर जगह अलग अलग कर सकते हैं, या हम लोग कभी लंग्स के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। तो जब हम लोग लीवर के सेल के बारे में बात करते हैं, तो लीवर का सेल को हम लोग बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? हिपेटो। देखो हिपेटो वर्ड लीवर के लिए यूज होता है ना, तो बहुत जगह ऐसा मिलेगा हिपेटोसाइट्स, हिपेटोमेगाली, अलग अलग देख। और लंग्स के अंदर में जो ये लंग्स है, लंग्स के अंदर में इसका जो स्ट्रक्चर फंक्शन सेल है ये क्या? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। अब मेरा एक सवाल है, क्या लंग्स में या फिर यहाँ लीवर है यहाँ पर, तो क्या लीवर में सिर्फ अकेला हिपेटोसाइट से मिलके बना हुआ है? नहीं। क्या लीवर के अंदर सिर्फ एल्वियोलाई है वही बना हुआ है? नहीं, और भी अलग अलग तरह के सेल्स है। तो कुछ सेल होंगे जो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ सेल स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लंग्स का जो शेप है या लीवर का जो शेप है वो अपने साइज पे रहे, वो अपने स्ट्रक्चर से में रहे तो नॉर्मल है। अपने स्ट्रक्चर को खोएगा अपने, तो ये जो स्ट्रक्चर बना होगा, तो अब मान लो लीवर ही बना होगा, तो ये स्ट्रक्चर बनने में इसकी एक एक छोटी छोटी उठाई बस जो हम बात करेंगे, जैसे कोई भी क्या कह सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर्स को लेकर के या कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर एटम होंगे, ये क्लियर, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो। एटम का एडजस्टमेंट है ना, विदाउट एटम कोई चीज एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो अगर वैसा ही अगर हम लोग बात करें, जस्ट लाइक बिल्डिंग, अगर कोई बिल्डिंग की बात करते हैं तो उस बिल्डिंग के अंदर ईंट से भी बनी हुई चीज, ईंट भी लगी हुई है, सीमेंट भी लगा हुआ, बालू भी लगा हुआ है, सरिया भी लगा हुआ है, गिट्टी भी लगे हुए। तो देन इस 4-5 मटेरियल्स मिल करके तब जाता तो क्या बनता है? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है। अब इस स्ट्रक्चर में मेजर रोल अगर किसी वॉल को खड़ा करने में सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ती तो पड़ेगा यूज हो रहा, और सबसे स्ट्रांग क्या कह सकते हैं कि वर्क जो है वो ईंट का होता है। अब इसका मतलब नहीं कि सीमेंट वालों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसकी भी अपनी वो स्ट्रेंथ देता है, तो मतलब वो स्ट्रक्चर देता है। अगर हम सिर्फ ईंट को ऐसे ऐसे खड़ा करते चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग दीवार बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो अगर उसके अंदर हम सीमेंट लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ दे रहा है, तो वो वॉल का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो सेल है वो दो काम करती है मेनली, इसीलिए डेफिनेशंस का वो एक लाइफ का कह सकते हैं ये यूनिट है। किस बेसिस पे? तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फंक्शंस के बेसिस। तो बॉडी की जितने ऑर्गन्स है, जितने टिश्यूज है, जितने सिस्टम्स है, हर सिस्टम में सेल है, और दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, है ना, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और अलग अलग टाइप के सारे सेल्स है। ठीक है, आज का डेट है, समझे क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, एक तरह के सेल नहीं है। अब ये जो वेरिएशंस है सेल्स के अंदर में, क्योंकि हर एक सेल का काम भी अलग है, हर एक सेल का स्ट्रक्चर भी अलग है। तुमने बचपन में 2 सेल के नाम जरूर सुने होंगे, बचपन में 9th and 10th 11th 12 में कम से कम 2, एक न्यूरॉन एक नेफ्रॉन। क्या न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन सेम है? एक जैसा दिखता है? स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी अलग होगा। चलो, क्या न्यूरॉन जो काम कर रहा है वही काम आपका नेफ्रॉन करता है? नहीं करता, दोनों फंक्शन। तो सिमिलरिटीज कहने का मतलब यहाँ क्या होगा, और डिसिमिलर जितने भी बॉडी के अंदर सेल है ह्यूमन बॉडी, ऐसा तो दिस इज एग्जैक्टली नॉट अकाउंटेबल, बट इस तरह से जो फिजियोलॉजिस्ट है या कह लो एनाटॉमिस्ट है, जो भी है, उनका कहना है कि एक फिजियोलॉजिक एक मतलब कि इंडिविजुअल्स में, एक एडल्ट पर्सन के अंदर में अराउंड जो कहता है वो 100 ट्रिलियन सेल्स है। कितने? 100 ट्रिलियंस। हाँ, ट्रिलियंस, T for ट्रिलियन, है ना, 100 ट्रिलियन सेल है एक ह्यूमन इंडिविजुअल्स के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब ये 100 ट्रिलियन मतलब कोई एक सेल नहीं है, सब सेल पूरे बॉडी का जो डिफरेंट, अब लीवर का सेल अलग है, किडनी का सेल अलग है, स्किन के अंदर में चीजें अलग है ना, क्या कहते हैं कि हेयर्स के लिए सेल्स अलग है, स्टमक के लिए सेल अलग है, हार्ट के लिए सेल अलग है, ब्रेन के लिए अलग सेल है, नर्व के लिए अलग सेल है। बट दिस आर कलेक्टिवली अगर नंबर बेसिस पे बात किया जाए तो कहते कितने सेल है? 100 ट्रिलियन सेल। एंड दिस आउट ऑफ दैट, इस 100 ट्रिलियन के अंदर में अगर हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा सेल कौन है हमारे बॉडी में? अगर सबसे एक जैसा सेल, या 100 ट्रिलियन क्या सबका, सबको मिला के 100 ट्रिलियन से, लेकिन इसमें वो कौन सा सेल है जो सबसे ज्यादा है? तो लगभग 25% ऑफ टोटल बॉडी सेल का अकेला हिस्सा जो है वो किसके पास है? तो वो है आरबीसी। कौन है? दैट इज 25 ट्रिलियंस।
अप्रॉक्स 25 ट्रिलियंस जो है वो बॉडी में क्या है, आरबीसी है। आरबीसी कितना है, 25 ट्रिलियंस। तो इसलिए तुम देखोगे बॉडी में जितने सेल के काउंट की बात करो, आरबीसी मिलियन में बात होती है। आरबीसी की काउंट ब्लड में ही अगर आ जाओ तो आरबीसी की किस में बात होती है, यूनिट में पढ़ाऊंगा ब्लड में आगे तो मिलियन में बात होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की 1000 में बात होती है, प्लेटलेट की लैक्स में बात होती है। और बाकी जगह पे तो क्या लिमिटेशन है, एक ऑर्गन है लीवर, तो लीवर है ना, लीवर का सेल होगा, पूरे बॉडी में तो होगा नहीं। हार्ट है तो हार्ट भर ही ना, हार्ट का सेल होगा, पूरे बॉडी में तो होगा नहीं। लेकिन आरबीसी जो है वो सबसे अबंडेंट सेल इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जो सेल है, और उसकी वजह भी है, उसके रीजंस भी है। मैं आगे चल के जब एक एक सेल्स या आरबीसी की डिटेल्स पे मैं आऊंगा तो फिर बताऊंगा भी, बट ये भी चीजों को इस तरह समझना। अब ये एक सिंपल सा फंडा है कि भाई ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि क्या था, कि हम लोग ने बात किया क्या, सेल के बारे में। अब ये सेल से ही चीजें हम लोग आते हैं कि भाई अलग अलग लेवल ऑफ क्या ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, कि अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है Yeah. तो अब एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम लोग। इन सिंपल अगर हम लोग बात करें तो अभी मैं बताया कि दुनिया की कोई भी चीज़ है वो एक एटम से बनी हुई है। किससे, एटम से बनती। लाइफ का एग्जिस्टेंस में बताया था कि अगर आज हमारे अंदर लाइफ है इतनी बड़े बॉडीज के अंदर में, तो अगर इनिशिएटिव हम लोग बात करें तो बहुत ही माइक्रो लेवल पे लाइफ है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे, उसका इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व होते 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 आज एक कंप्लीट इंडिविजुअल्स हम लोग बने। तो एटम कोई भी चीज है, एटम से मिला फिर क्या बना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है ना, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े बना दिए। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या बन गए, ऑर्गेनल्स बना। देखो लाइफ का अब यहां से हम लोग आते हैं। अब ऑर्गेनल जो है पहले जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया है, जैसे मैं एग्जांपल सेल के अंदर में पढ़ूंगा, गोल्जी बॉडी है, ये आज हम लोग पढ़ते हैं ना सेल के अंदर में। एक जमाना था कि अलग अलग होता था। और एक क्या कहते हैं कि दस ऑर्गेनल, सम ऑर्गेनल्स, नॉट ऑल ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल बट सम ऑर्गेनल, यानी कि हमारे सेल्स के अंदर का कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स थे जो कि कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल सेल कंसिडर किया जाता है। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती गई, इवोल्यूशन होता गया, तो आज हम लोग एक सेल के अंदर उस ऑर्गेनल्स को पढ़ना स्टार्ट किया। तो जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते तो आपस में क्या बनते, ऑर्गेनल्स बनते। अब ऑर्गेनल सारे मिल जाते हैं देन सेल। अगर सेल है और बिना ऑर्गेनल की बात करें तो पॉसिबल, हम बात करें सेल है और उस सेल में ना माइटोकॉन्ड्रिया हो, ना एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो, ना न्यूक्लियस, मतलब कुछ भी नहीं हो, तो फिर सेल क्या से। सेल बोलने का मतलब ये सेल, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल। हाँ, बहुत सारे कंडीशंस है, जैसे बहुत सारे सेल में पढ़ाऊंगा, आरबीसी में पढ़ाऊंगा सपोज, वहां पे मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनल्स एब्सेंट है ना, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ना, आरबीसी के अंदर गोल्जी बॉडी ऑपरेटर्स है ना, राइबोसोम्स है ना, तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स एब्सेंट दिस बट न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन छोटे छोटे और भी ऑर्गेनल्स है वहां पर, है ना। लेकिन इन कॉमन अगर हम लोग बात करें तो सेल जब बोलते हैं तो दिमाग में एक चीज आती है ना, सेल मेम्ब्रेन मान लो सराउंड कर रहा, उसके अंदर जो भी अलग अलग ऑर्गेनल्स है वो। तो ऑर्गेनल जब एक जगह इकट्ठा हो रहा, समझ लो कि पहले ऐसा होता था कि समझ लो कि अलग में क्या माइटोकॉन्ड्रिया, इधर क्या गोल्जी बॉडी घूम रहा है, इधर क्या न्यूक्लियस है, इधर क्या न्यूक्लियोलाई है, इधर क्या तो राइबोसोम है, एंडोप्लाज्म। अब मेम्ब्रेन में इसी चीज को बाउंड करके सबको एक जगह ला दिया गया, दैट इज अ सेल, दिस कंप्लीशन ऑफ सेल। तो सेल तभी कंप्लीट है जब ये सारा एक सिस्टम में आ रहा, मतलब एक सिस्टम पे आ रहा होता है इस बार। तो सेल कैसे बना भाई, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स जब मिले तो क्या बना, सेल बना। फिर हम पढ़ते हैं आगे चल के कि जो टिश्यू की बात करते हैं, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। और ये सेल क्या किया, आपस में जब सेल मिलते हैं तो सेल मिला ग्रुप बनाते, क्या बनाते, ग्रुप बनाते। और ये ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते। बट इज द करेक्ट डेफिनेशन कि द ग्रुप ऑफ सेल एंड दे परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। मैं टिश्यू में वैसे बताऊंगा भी डेफिनेशन के साथ, बट अभी याद रखो कि सिर्फ सेल का ग्रुप में आ जाना, मेरी बात को ध्यान से रखना, कई सेल का ग्रुप में आ जाना
ही क्या क्या कहते हैं कि इसके टिश्यू का डेफिनेशन नहीं होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सिंपल है, तो स्टूडेंट्स मतलब एक से ज्यादा है। अब स्टूडेंट भी तो इंसान है और रिक्शा चलाने वाले भी क्या इंसान है, लेबर क्लास जो वर्क कर रहे इंसान है। तो हम कहेंगे कि 2 या 2 से ज्यादा एक जगह इंसान अगर इकट्ठा होते उसी को स्टूडेंट कहते तो ये डेफिनेशन सही होगा? नहीं होगा, एकदम सही नहीं होगा। तो हम कह सकते 2 या 2 से ज्यादा जब एक जगह इंसान इकट्ठा होते हैं अंडर द पर्पस ऑफ द लर्निंग, जो पर्पस ऑफ लर्निंग, तो वो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी एज में, डजंट मैटर। तो लर्निंग के पर्पस है, लेकिन कोई तो वही सेम चीज है, दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अब जब स्टूडेंट सारे यहाँ पे बैठे हुए समझ मान लो, तो सबका एक ही फंक्शन अभी चल रहा है ना, सीख रहे। ये जो ग्रुप बना, ये कॉमन ग्रुप है स्टूडेंट का। यहीं पे अगर मान लो लेबर क्लास को बैठाया जाए यहाँ पर, और उसको हम तो यहाँ पढ़ाने के लिए तो नहीं बुला सकते, या उसको हम पढ़ाने हो सकता है उसको बिजनेस आइडिया के लिए बुला सकते हैं, किसी अदर से लेबर काम कर रहा हो उसको कोई एक छोटी सी ट्रेनिंग के लिए। तो सिंपल कहने मतलब कि हर लोगों का एक ग्रुप जो होता है वो उसको सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। अगर लेबर ग्रुप है तो वो लेबर असिस्टेंट काम करेगा, रिक्शे वालों का ग्रुप है तो वो क्या चलाएगा, जनरली उसको रिक्शा ही चलाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही टिश्यू का जो डेफिनेशन कहता है कि द कलेक्शंस ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अब जैसे बताओ यहाँ का टिश्यू अगर हम काट लो तो यहाँ पे जो सेल है, टिश्यू है, स्किन है, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल होगा। लीवर से भी निकाल लो, वहां पे भी क्या मिलेगा, ग्रुप ऑफ सेल। तो वहां का ग्रुप ऑफ सेल जो काम करेगा वो यहाँ का काम करेगा। यहाँ का ग्रुप ऑफ सेल में टच सेंसेशन है, स्वेट्स ग्लैंड्स है, स्वेटिंग करा रहा है ना, तो ये जो है प्रोटेक्शन कर रहा है। लेकिन लीवर के अंदर वो लीवर वाला काम कर रहा है, बाइल बना रहा होगा, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होगा। तो वहां भी ग्रुप ऑफ सेल है, यहाँ भी ग्रुप ऑफ सेल है। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का ग्रुप से, तो वो न्यूरॉन क्या स्किन वाला काम कर रहा है? नहीं, उसके काम क्या है, अलग है। तो हर ग्रुप ऑफ सेल दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज नॉन एज द व्हाट, टिश्यू। टिश्यू का ये डेफिनेशन होता है। अब टिश्यू के बाद क्या बनते, ऑर्गन बनते। अब डिफरेंट टाइप ऑफ दिस टिश्यू, डिफरेंट टाइप मतलब क्या, जैसे मैंने बोला कि लीवर की बात करते हैं हम लोग, तो लीवर के अंदर में एक मैं बोला कि एक जो ग्रुप होगा वो किसका ग्रुप होगा, एक ग्रुप होगा लीवर। अगर मान लो सिंपल समझने के लिए, लीवर आसानी से समझ में आता है ना, कि और कोई ऑर्गन बोलोगे तो मैं एग्जांपल ले लूंगा। लीवर जो है एक तो क्या होगा, हिपेटोसाइट, क्या होगा, हिपेटोसाइट्स पहला। दूसरा इसके अंदर क्या होगा, अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे लिगामेंट्स, जब पढ़ा होगा मैं तो लिगामेंट्स देखने को मिलता है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट्स, इन लिगामेंट्स मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर आर्टरी वेन जा रही होगी ना, लीवर के अंदर आर्टरी जा रही है, वेन जा रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्टरी वेन के अंदर जो एंडोथेलियल टिश्यू होगा या फिर कुछ इलास्टिक टिश्यू होगा, वो तो आर्टरी वेन के अंदर जो आर्टरी वेन टिश्यू होगा। फिर हम लोग बात करते हैं भाई लीवर के अंदर तो नर्व की सप्लाई है, तो थोड़ा बहुत तो न्यूरल सेल भी लीवर के अंदर में देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब ग्रुप ऑफ सेल तो टिश्यू बना एंड दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, एक जैसा काम, तो ऑर्गन में डेफिनेशन आता है कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एक जगह इकट्ठा हो रहा है, जैसे स्टोमक ही यहाँ पर है, तो स्टोमक के पास हम लोग आते हैं तो मसल्स मिलते हैं। कैसा मसल्स मिलेगा, मसल्स भी तीन फाइबर में मिलेगा, सर्कुलर मिलेगा, ऑब्लिक मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा, इंडोथेलियल अंदर से म्यूकोसा लेयर मिलेगा, बाहर से कुछ फाइब्रस टिश्यूज मिलेंगे। तो एक अकेला टिश्यू का ग्रुप नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू ग्रुप्स है एंड दिस कंपाइल, जब एक जगह आते तो ये क्या बनाते, ऑर्गन बनाते। अब एक से ज्यादा ऑर्गन अगर आपस में मिलते हैं, जैसे हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी में मैंने बताया था लगभग कितने 11 ऑर्गन सिस्टम से, कितने अप्रोक्सीमेटली। अब जैसे हम बात करें कि भाई कोई भी सिस्टम का मतलब ही होता है कि वो एक अकेला नहीं होगा, मल्टीपल यूनिट्स होगा। जैसे लैपटॉप या आज के से पहले डेस्कटॉप को सिस्टम भी बोलते लोग, क्योंकि वहाँ मॉनिटर लगे हुए हैं, माउस लगे हुए, कीबोर्ड लगे हुए है ना, उसके सीपीयू है, तो ये अलग अलग यूनिट है और सब मिला के क्या बोलते हैं, सिस्टम। वैसे ही हमारे बॉडी में जो सिस्टम जो सिस्टम है, तो माउथ है, इसोफेगस है, क्या कहते हैं, ड्यूडेनम है, जिजिनम है, इलियम है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन ऑल सब एनस वगैरह सब है। वैसे रेस्पिरेटरी माजा, नोज है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, प्राइमरी सेकेंडरी 46 जनरेशन अप टू एल्वियोलाई, लंग्स, तो ये सब मिला के क्या बना रहा है, एक सिस्टम। इस तरह बॉडी का हर सिस्टम पे अगर हम लोग जाएंगे तो वो अकेला नहीं, उसके पास अलग अलग ऑर्गन्स है, क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स देखने को मिलता है, वो बना।
अब सारे ऑर्गन जब मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? एक ह्यूमन इंडिविजुअल्स। क्या बनता है? व्हेन एक द मल्टीपल्स ऑर्गन सिस्टम इज कंपाइल्ड टुगेदर, यानी जब अलग अलग सिस्टम जो होते वो एक साथ जुड़ जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन, सॉरी, ऑर्गेनिज्म। द इंडिविजुअल इज अ ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। तो मैं पर्टिकुलरली बात करती हूँ जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डेवलप्ड हो रहा है, तो इन सिंपल तुम्हें चीजें समझ में आ जाने कि वो इस तरह से डेवलप, इस तरह से चल रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे इस पे अगर हम लोग बात करें कि अब सेल पे हम लोग बात कर रहे थे ना, तो सेल इन जनरल अगर मैं बात करूं, कोई भी सेल है तो कुछ चीजें उसकी कॉमन फीचर्स देखने को मिलता है ना। कुछ क्या होता है? कॉमन फीचर्स है जो एक सेल्स के अंदर में देखने को मिलेगा। अब सेल के डेफिनेशंस क्या है, सेल क्या है, सेल क्या नहीं है, उसके लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। कि सपोज मैं बात करूं यहाँ पे, फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, अभी मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल, है ना। क्या बात है? जनरल कैरेक्टर, जो कोई भी सेल हो, हर सेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक सेल है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब बताना उसके फीचर, उसके गुण, सिंपल। अब जैसे एक इंसान है तो कुछ तो इंसान वाला गुण होना चाहिए, तभी। अब इंसान का जो मैं बात करूं कि एक इंसान है, उसको सरवाइव करने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सरवाइव करने के लिए क्या भाई? खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इतने चीज तो उसकी क्या है? सर्वाइवल के लिए। नहीं तो मिलेगा तो क्या होगा? वो सर्वाइव। तो एक सेल जनरल में बात कर रहा हूं, अलग अलग सेल बॉडी में इंडिविजुअल पे बात करेंगे तो एक्सेप्शन अलग अलग होता रहेगा। तो सबसे पहला कह रहा है, पहला पोजीशन जो आता है वो कहता है कि जितने भी सेल होंगे, मैं एक एक करके बात करता हूं, जितने भी सेल होंगे दे आर रिक्वायर न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। ऐसा बॉडी का कौन सा सेल है जिसको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, ये ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है? हर एक सेल को है। तो जनरली दे फर्स्ट इज दैट नीड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। किसकी जरूरत है? न्यूट्रिशन। ये बॉडी का जनरल। कभी कोई तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जाए या ऐसा कुछ बात आती है कि भाई एक बॉडी के जो सेल है उसके क्या हो, जनरल स्टेटस को बताओ, या उसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो पहला चीज हो गया। दूसरा चीज हम लोग बात करते थे, प्रोड्यूस इट्स ऑन एनर्जी नेसेसरी फॉर ग्रोथ। लगभग बॉडी का जितने सेल है, द ऑल सेल आर द एक्टिव एंड दे प्रोड्यूस इट्स ऑन एनर्जी फॉर द ग्रोथ। वो हर एक सेल के पास लगभग हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जैसे मैं पढ़ाऊंगा आगे तुम्हें कि आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो आएगा उस टाइम में सवाल, भाई अगर आरबीसी के पास जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो कैसे सर्वाइव करता है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती? तो वहां पर एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। मैं अभी इनिशियल स्टेज में टर्म सुनो तो परेशान नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूँ। बॉडी में और भी सिस्टम है जहां से एनर्जी बनती है ना। तो इतना तो क्लियर है कि जितने भी बॉडी के सेल है लगभग हम लोग क्या पढ़ते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया लगभग जगह पर, ऑलमोस्ट। तो जनरल हम लोग बात करें, इसलिए मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो भी एनर्जी बनेगा, तो हर सेल के पास लगभग ये कैपेबिलिटी है कि ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा? प्रोडक्शंस करेगा। और एनर्जी किस लिए चाहिए? फर्दर ग्रोथ के लिए चाहिए। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं तो हमारा ग्रोथ होगा नहीं होगा। हमारे बॉडी से मतलब क्या? हमारे सेल नीचे लेवल पे चले जाएंगे तो वही क्या है? सेल। तो सेल को नहीं मिलेगा तो सेल का ग्रोथ नहीं, टिश्यू का ग्रोथ नहीं, ऑर्गन का ग्रोथ नहीं, ऑर्गन सिस्टम का ग्रोथ नहीं, तो फिर मेरा ग्रोथ नहीं। तो अलग अलग लेवल पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है, ग्रोथ तो होता ही होता है, हमेशा हमारे बॉडी में डिस्ट्रक्शन भी चल रहे होते हैं। कोई सेल टूट रहा है, उसका रिपेयर करना हुआ, वहां भी क्या जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और अलग अलग जो एक्टिविटीज है, जो काम कर रहे हैं, है ना। अब लीवर सेल अपना काम कर रहा, ब्रेन का सेल अपना काम कर रहा, किडनी का सेल अपना, इनको काम करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, इसको भी एनर्जी चाहिए ना। कोई भी सिस्टम कहाँ से चलता है? एनर्जी से। तो वो सारे चीजों के लिए, यानी कि हमारा जो बॉडी सेल है उसका एक जनरल कैरेक्टर है कि हमारी बॉडी सेल एनर्जी को प्रोड्यूस कराती है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता होता है। पर्पस क्या होता है बनाने का? या तो सेल का, नए सेल का ग्रोथ कराना, या तो अगर कोई डिस्ट्रक्शन हुआ उसको रिपेयर करना, या फिर उसके एक्टिविटीज को मेंटेन करना, उसके काम को, उसके फंक्शन को। तो दूसरा हम लोग बात कर ले, ठीक। तीसरा अगर हम लोग बात करें, थर्ड पॉइंट इज दैट, यहां पर आता है एलिमिनेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड अदर मेटाबॉल। अब बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली क्या चल रहा है? मेटाबॉलिज्म चल रहा है, यानी रिएक्शंस चल रहा है हमारे बॉडीज के अंदर में। तो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में गुड प्रोडक्ट एंड बैड प्रोडक्ट्स दोनों चीज आते हैं। अब जो वेस्ट होगा हमारे बॉडी से उसको क्या करना है? एलिमिनेट्स कराना। तो लगभग हर सेल का ये काम है ना। ऐसा कोई सेल थोड़ी है सुनो कि कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाएगा और अपने पास रख लेगा। बॉडी का हर सेल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और क्या करता है? अपने को बाहर कर देता है। ये बॉडी से क्या करता है? मतलब सेल से बाहर किया, सेल से बाहर किया तो फिर इसके लिए सिस्टम है भैया,
ब्लड जाएगा उसको लेके आएगा और बॉडी से बाहर करा देगा। तो पहले तो सेल से बाहर निकलेगा तब ना, क्योंकि ब्लड जब जाता है तो सेल के अंदर जाके बाहर नहीं लाता है, सेल ही बाहर करेगा। तो ये तो पता है कि जहां जहां रेस्पिरेटरी सेलुलर रिस्पिरेशन यानी सेल पे ऑक्सीजन लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है, वो हर जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे, तो सेल इसको क्या कर रहा है, एलिमिनेट्स कर रहा है। तो एक सेल का ये भी एक कैरेक्टर है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, अदर वेस्ट, और कोई भी जैसे हम लोग अगर वेस्ट पढ़ते ना, किडनी से निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है, क्रिएटिनिन निकल रहा है, दिस ऑल आर वेस्ट। तो ये कहाँ बन रहा है, बॉडी के सेल में बन रहा है, बॉडी के कहाँ बन रहा है, सेल में बन रहा है। लेकिन सेल अपने पास रख ली होती, एलिमिनेट अपने पास से नहीं कर रहा होता, तो आपके बॉडी में क्या होता, टॉक्सिक्स लेवल बढ़ता उसका, और टॉक्सिसिटी इतना बढ़ता है कि बॉडी पे उसके हार्मफुल इफेक्ट आना शुरू हो जाता। तो वैसे ही जैसे बॉडी में H+ है, बॉडी में क्या H+ है। अब हम लोग जब पढ़ेंगे यूरिन प्रोटोन इसको पढ़ते हो ना, हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड का पीएच पता है किसी को, मैं ऐसे जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मतलब बता रहा हूँ, ब्लड का पीएच पता है किसी को? अच्छा पीएच होता है क्या, ये पता है? 7.4। और कोई बताओगे, और कोई? ठीक है, 7.4 सही है, बट द एक्यूरेट इज 7.34 to 7.45। नहीं 7.34 to 7.45, 45 ये एक रेंज है, बट इन 7.4 हम लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक रेंज वैल्यू है, इस रेंज वैल्यू को हम लोग लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम लोग रेंज वैल्यू बोले तो ज़्यादा बेटर। अबे यार, है ना, ये रेंज वैल्यू। मैं इसलिए इस चीज़ को तुमसे पूछ रहा हूँ, एक प्रोटोन भी हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव होता है, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट है। तो बॉडी इसको भी निकालने का बहुत सारे सिस्टम है, ये किडनी से मोस्टली निकलता है। क्यों? अगर किसी बंदा, अच्छा पीएच जो है वो न्यूट्रल पीएच कितना है, न्यूट्रल पीएच कितना है, पीएच स्केल पर होगा ना, हाँ न्यूट्रल पीएच कितना है, न्यूट्रल पीएच 7 है। 7 से प्लस में हम लोग जाएंगे तो किधर जाते हैं, बेसिक बेस में, या इसी को अल्कली बोलते हैं, अल्कली। 7 से अगर नीचे आते तो, यानी पीछे जाते तो एसिडिक। ब्लड जो है वो पीएच स्केल पे लगभग कहाँ आ गया, ब्लड में वैसे पढ़ाऊंगा यहाँ आ गया, मान लो, है ना, थोड़ा सा आगे है ना, तो तुम ले सकते हो यहाँ पे, यानी 7 तो यही हम लिए ना, 7 इसको लिया, ये है 7, और यहाँ होगा 7 पॉइंट मान लो 4 एवरेज हम ले रहे, ये ब्लड। तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग तो स्लाइटली अलग लाइन, मतलब अगर किसी कारण से मान लो H+ का कंसेंट बढ़ता जा रहा है, तो H+ बढ़ेगा, तो H+ जब भी बढ़ता है तो सॉल्यूशन को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। तो पीएच किधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, ब्लड का पीछे की तरफ। और ये कहता है कि 7 अप्रोक्स 7 मान लो, 7 पीएच से नीचे 7 से अगर हम कम की बात करें, नीचे की बात करें, किसी भी पेशेंट्स का 5 से या 6 से 8 घंटा मैक्सिमम ले रहे, हालांकि 5 से 8 घंटा भी आता है, 5 से 8 घंटा अगर किसी व्यक्ति का इतने से पीएच रह गया, तो मेडिकल साइंस ये कहती है, मेडिकल साइंस, बाकी साइंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस ये कहती है कि वो आदमी का बचना 0.0000% हो जाएगा। 5 से 6 घंटा यदि किसी का पीएच इतना से नीचे लगातार रहेगा, उसके तुम बीच में कोई करेक्शन नहीं की हो, सपोज हॉस्पिटल में हो तुम, कोई पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है और उसका तुमने एबीजी लगाया, एबीजी लगाने के बाद पीएच तुम दो, स्पेशली पीडिया में, बच्चों में, स्पेशली बच्चों में ये ज़्यादा इफेक्टिव शो करता है, एडल्ट थोड़ा एक्जिस्टेंस करता है, लेकिन बच्चों के अंदर में अगर पीएच लेवल इतना से नीचे, कितना घंटे से, 4 से 5 घंटे रह गया और उस बीच में तुमने कोई करेक्शंस करने की कोशिश नहीं की, ठीक करने की कोशिश नहीं की, उसके बाद तुम जगे कि अब हम ठीक करने के लिए चलते हैं, तो फिर तुम ठीक नहीं कर पाओगे। मेडिकल साइंस का यह दावा है कि वो अब दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती, मरना तय हो जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ H+ कितना टॉक्सिक्स है, H+। तो इसलिए बॉडी में हर एक चीज के एक बैलेंस में होना, मैं डिटेल आगे में पढ़ाऊंगा तो आएगा ही, बॉडी में हर एक चीज का क्या होना, बैलेंस में होना जरूरी है ना। अगर बैलेंस से थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा तो वो अपनी जगह से हिलना स्टार्ट करें। तो पहला चीज मैं बता रहा था यहाँ पर, हाँ बहुत सारे केसेस, देखो बहुत सारे केसेस है आपका, जैसे H+ का ही सिंपल मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले चीज तो बैलेंस, कोई भी चीज बैलेंस जो कर रहा होता है
वो अपनी जगह से हट जाए, चीजें डिसबैलेंस हो जाएगी। मैं मान लो कि मैं क्लास ले रहा हूं अभी, और मैं क्लास समझो क्लास बंद, मेरी वजह से क्लास कंटिन्यू, मान लो फंक्शन हो रहा अभी एट अ टाइम, तो बॉडी में जो चीज जिसकी वजह से हो रहा है, अब हम लोग बॉडी में जब फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि H+ कहाँ से मेंटेन होता है, तो पूरा ब्लड भी, बॉडी में ये एसिड वेस्ट को मेंटेन कौन करती है, तो ब्लड करती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं कि किडनी यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। ये 3-4 सिस्टम है जो आपके बॉडी में आपके पीएच को मेंटेन करता है। अब जो मेंटेन करने वाला, जो उस काम को करने वाला, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया, उसी में से किसी में वो नहीं करने लगा, ये डिसबैलेंस काम हो गया, तो वहीं से क्या होगा, आपके H+ में डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो। तो जो जो इस काम को अंजाम दे रहा वो छोड़ देगा, वो काम क्या होगा, खराबी होगा ना। जब वो उस काम को तरीके से नहीं करेगा तो क्या होगा। तो मोटा मोटी अब यही समझ सकते, डिटेल जब मैं आऊंगा तो एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा ऑन एवरी टॉपिक, है ना। तो मैं बता रहा था एलिमिनेशन की बात कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड चलो निकल रहा है, एक दूसरा कैरेक्टर हो गया। फोर्थ वन कैरेक्टर हम लोग बात करते हैं कि इसका जो फोर्थ वन कैरेक्टर आता है, फोर्थ वन कैरेक्टर्स में हम लोग देखते हैं मेंटेन द मीडियम इन द एनवायरनमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल। अब जाहिर सी बताइए, मैं देखूं कि बॉडी के अंदर में एक सवाल, हालांकि बहुत सारे सवालात आते हैं, तो पहला एक सवाल यहाँ पे मेंटेन द मीडियम, कि एक जनरल सेल जो होता है ना, वो हमारे बॉडी की मीडियम को मेंटेन करता है। कभी सोचो कि हमारे बॉडी में हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर 37 पॉइंट कितना सेल्सियस पढ़ते, 37 डिग्री सेल्सियस पढ़ते, इन फ़ारेनहाइट्स अगर हम लोग आते हैं तो 98.6 समथिंग पे हम लोग लेके जाते हैं, सम बुक्स 99 एवरेज लेके चलता है, चलो ठीक है। तो मैं ये कहना कि अगर वो टेम्परेचर है, पीएच अभी मैं बात किया सबल्सर 7 है, तो ऐसे हर पैरामीटर, हार्ट रेट है वो कितना है, हार्ट रेट वैल्यू कितना नॉर्मल 70, नॉर्मल 72, जैसे नॉर्मल वैल्यू ऑफ द हार्ट, अच्छा 72 बोल लो तुम लोग पहले, एक एक करके मैं चेक करूंगा, सबका 72 आएगा, तो 72 इट्स अ एवरेज वैल्यू, बट रेंज वैल्यू 60 to 100 इन एडल्ट। और न्यूनेट बच्चा अगर है तो अप टू 180, अब कोई बच्चा भी जन्म लिया तो 180 तक उसका नॉर्मल होगा, ठीक है। हार्ट रेट, बीट पर मिनट, है ना, इन शॉर्ट लिखते BPM, बीट पर मिनट। तो मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था कि हर चीज का बॉडी में का एक रेंज है ना, टेम्परेचर का एक फिक्स रेंज है, आपके बॉडी के अंदर क्या कहते हैं कि हार्ट रेट का एक फिक्स रेंज है, आप सांस लेते हो 1 मिनट में कितनी बार, लगभग एडल्ट हो तो 12 बार, 12 सम बुक्स आर रिटन 16। तो हर चीज का नेचर ने एक रेट एंड रिदम एंड वैल्यू क्या रखा है, फिक्स रखा है। तो सवाल क्या था कि सर इसमें क्या डिसबैलेंस होगा तो क्या होगा, ये था ना, क्या सवाल था तुम लोग का जी, तो बच्चे का था ना भी सवाल, क्या था, डिसबैलेंस। तो कोई भी बॉडी की ये है ह्यूमोस्टेट्स है, तो कह रहा मेंटेन द मीडियम एंड एनवायरनमेंट। अगर ये मीडियम मेंटेन नहीं होगा, मीडियम मतलब क्या, एनवायरनमेंट मतलब क्या, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का एसिड बेस, आपका बॉडी का जो भी नॉर्मल, आपकी बॉडी का ब्लड का भी पता है ना कि नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो अगर उस कोई भी पैरामीटर में अगर चेंजेस आता है तो यानी कि आपके बॉडी के एनवायरनमेंट में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। अब खुद तुम सोचो कि तुम्हें यहाँ बैठे हो, तुम्हें उठा करके यहाँ से ले जा करके 60-70 डिग्री सेल्सियस में बैठा दिया जाए, तुम्हारा एनवायरनमेंट क्या होगा तुम्हारे साथ, कैसा चेंजेस आएगा, पूरा जल के क्या हो जाओगे, काले पड़ जाओगे, है ना। तो तुम्हारे शकल में चेंज आ रहा है, क्यों तुम्हारे, तो वैसे ही एक टेम्परेचर के लेकर मैं सिर्फ एग्जांपल, अब होता क्या है कि हमारे बॉडी को जो काम करा रहा है ना, बहुत सारे एंजाइम है इसके पीछे, ये जो एक्शन रिएक्शन सब चल रहा है एंजाइम में। अगर एंजाइम में से हार्मोन को हटा दो ना, तुम्हारी बॉडी बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन है, द वर्ल्ड फास्टेस्ट एंजाइम्स, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम का काम क्या होता है, कैटलिस्ट, कोई रिएक्शन को बढ़ा दिया जा करके, जनरली करे बताऊंगा, अभी लास्ट जाने से पहले पूछ लेना, नहीं याद है, ठीक है, जाने से पहले पूछ लेना, जैसे बताइए तो चलो। जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तुम लोग लिखना चाहते हो ये लिख सकते हो, यहाँ नहीं, द वर्ल्ड फास्टेस्ट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, द वर्ल्ड फास्टेस्ट एंजाइम। अब ये वर्ल्ड फास्टेस्ट का क्या मतलब है, चलो मैं पहले लिख लो, लिखो इसको पहले, लिख लिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, द वर्ल्ड फास्टेस्ट एंजाइम, लिख ली ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज लिख दो इस तरह, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला हार्मोन चलता है, आज हार्मोन चलता है, तब बोले फास्टेस्ट,
तो हार्मोन न के पास ना पैर हाथ है कि वो चलेगा, ठीक है। हार्मोन क्या कराती है, सॉरी हार्मोन नहीं, एंजाइम है, नहीं ये एंजाइम है, कार्बनिक एनर्जी। कोई भी रिएक्शन चल रहा है, जैसे मैं अभी बताऊंगा बहुत सारी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने विकालने, ये सब में इसका रोल है बहुत बड़ा। मान लो सिंपल आपकी बॉडी में ऐसे समझा रहा, अभी तुम दोबारा वो लेवल नहीं तो फिर कंफ्यूज जाओगे। और कभी भी चीज़ें भारी नहीं लगनी चाहिए, बहुत आसान लगना चाहिए, तब तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। मान लो हमारे बॉडी में अगर ये एंजाइम नहीं होगा, आपसे समझा रहे, ये एंजाइम एक एग्जाम्पल सिर्फ समझा रहा हूँ, इसके लिए बहुत आगे पीछे रोल्स है। मान लो ये एंजाइम अगर हमारे बॉडी में नहीं होगा तो कार्बन, अच्छा जो एंजाइम, हाँ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे बॉडी में चलता है ना, टिश्यू में जब बना, निकल के लंग्स में आएगा, फेफड़ा में निकलेगा, तो अगर मान लो 1 मिनट में 1 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है हमारे बॉडी में, एक सेल 1 मिनट में कितना बना रही है, 1 बना रही है। अगर ये एंजाइम पहुंच जाता है तो 1 मिनट में 5000 बनते हैं, यानी कि 5000 गुना उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। बात समझ में आ रही? एक सेल, समझने की बता रहे, एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे बॉडी में मान लो आ रहा, तो 1 मिनट में एक सेल कितना, 1 बना रहा होता है। तो वही अगर सिर्फ ये एंजाइम प्रेजेंट आ गया वहां पर, तो ये एंजाइम आकर के उसके रेट को बढ़ा देता है, तो फास्ट हो गया बजाय। कहता है कि ये एंजाइम जहां पे जाता है ना, उस रिएक्शन को 5000 गुना बढ़ा देता है, 1-2 गुना नहीं, कितना 50,000 टाइम मोर फास्टेस्ट हो जाता है वो रिएक्शन। तो इसी वजह से बता रही है इतना ज्यादा, कई जगह पे काम करता है, बट एक में कार्बन डाइऑक्साइड के लेकर के बताया था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, ये सेल जो, वो क्यों मेंटेन की जरूरत है। अब जैसे मैं टेम्परेचर पे बात करूं, 102 फीवर वाले लोग को देख रहे हो तुम में से कोई, 102 वाले को, 104 वाले को नहीं देखो, 106-7 वाले को किसी ने देखा इसमें? 104 फीवर गया किसी को? किसको? तुमको? क्या कैफियत था तुम्हारे अंदर जब फीवर आया था? तो 104 जब गया होगा तो तुमको बेहोशी लग रही। अच्छा, उस बीच में तुम क्या बोले, तुमको याद था? जस्ट होश आने के बाद नहीं याद होगा। और किसी को 104-5 गया? किसी को कितना गया? 105। कैसा लगा था? वोमिटिंग, कुछ याद था। 102-103 पे फीवर आता तो चीजें तो बहुत कुछ याद रहता है। बुखार लग रहा है, जलन हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ क्यों? मेडिकल साइंस कहती है कि आपके बॉडी में जो ये एंजाइम्स है, जितने भी एंजाइम है, उसको काम करने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। यही टेम्परेचर तुम क्या कर रहे हो? जो पेन पेंसिल कुछ क्या लिख रही हो? ये तो लिखा दिया ना, तो को परेशान तुम, मेरे क्या जाएगा? मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। तुम क्लास में अपने हिसाब से लिखते रहोगे तो, लेकिन ना जो चीज छूट जाए ना, अंतिम फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो हम लिखा है अभी, जैसे कार्बोहाइड्रेट लिखा है, अगर छूट गया, किसी ने नहीं लिखा, तो ज्यादा टाइम हम पढ़ाने लगे, इधर ध्यान दो, लास्ट में को सर वो बताते मेरे से नहीं लिख पाए, उस समय फिर बता दीजिए, तो वो तुम्हारे लिए फायदा। अगर तुम अपने तरफ बात कर रहे हो, हम इतनी अच्छी बात तुम्हें बता रहे, मान लो भले तुम्हारे लिए नहीं अच्छा लगे, बाकी के लिए वो बेनिफिट हो सकता है, तो तुम्हारा छूट जाएगा ना, तो फिर उसके लिए दोबारा हम नहीं बताएं, हम पे क्लियर कर। लेकिन हाँ, जहाँ जो तुम अगर कोई चीज लिखा रहे, छूट जा रहा, तुम लास्ट में पूछ सकते हो, नहीं समझ आ रहा 5 बार पूछ सकते हो। लेकिन क्लास में डिस्ट्रैक्ट होकर के दूसरे तरफ फिर बीच में सर उस टाइम का बता, तो हम नहीं बताते। क्लास में अगर अटेंटिव हो तो 50 बार पूछोगे, हम 100 बार बताएंगे, ये दिन याद रखो। लेकिन क्लास में नॉन अटेंटिव हो, तुम एक बार ही पूछोगे तो हम आधा बार में नहीं बताने वाले, सिंपल हम बता रहे, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं तो मेरा इंटरेस्ट क्यों आना चाहिए? इंटरेस्ट तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, ठीक है। क्या बता, देखो यही चीज है, मेरे अंदर एक गड़बड़ है, हम डिस्ट्रैक्शन होता तो भूल जाते कहाँ पर रहते हैं। हाँ, बॉडी का टेम्परेचर में बता रहा था, कि एंजाइम्स के बारे में बता रहा था, है ना, एंजाइम बता रहे टेम्परेचर, कि अपने जितने भी बॉडी के एंजाइम है वो अपने एक टेम्परेचर पे काम करता है। मेडिकल साइंस कहते हैं कि जब 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो बॉडी के एंजाइम्स टूटने लगते हैं। बॉडी के एंजाइम्स वो प्रोटीन को तोड़ने लगता है, हमारे प्रोटीन, बॉडी के प्रोटीन को तोड़ने लगता है। और एंजाइम किसका बना हुआ? प्रोटीन का बना हुआ। जब प्रोटीन, अब कोई चीज है, ये काम है, पेन जब तक है ये काम करेगा, मान लो अब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे, बड़ा पूरा एकदम पिघल के खत्म, अब ये कोई काम करेगा? तो वैसे ही एंजाइम है बॉडी के अंदर, अगर हाई टेम्परेचर पे जाता है 105 डिग्री, तो वो अपना स्ट्रक्चर को खोने देगा। अब कोई भी काम अपने स्ट्रक्चर जब तक रहेगा तब तक करेगा, अभी मैं बताया, और वो स्ट्रक्चर बिगड़ने लगा टूटने की वजह से, तो पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता, पेशेंट को अल्टर सेंसोरियम होने लगा, अलबल बकना स्टार्ट करने, कुछ चीजें याद नहीं होगी, क्योंकि उसके बॉडी में पूरा का पूरा एंजाइम, क्योंकि एंजाइम पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखता है, हार्मोन्स है, बहुत सारे प्रोटीन, उसको कोऑर्डिनेट कर, एंजाइम जो भी प्रोटीन
केमिकल एजेंट्स है वो सारे ब्रेक होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट इवन दो क्या आता है कि सम प्रोटीन इन योर ब्रेन, और जिसकी वजह से चमकी आना स्टार्ट होने लगेगा, अलग अलग चीजें आना स्टार्ट होने लगेगा। तो मेडिकल साइंस कहते हैं 105 डिग्री से ज्यादा जैसे आया तो आपका प्रोटीन डीनेचर्स होने लगते। क्या होने लगते? डीनेचर, उसके नेचर में चेंजेस आने लगता है, जिसके इसलिए बहुत डेंजरस होता है। इसलिए अगर इतने फास्ट अगर किसी का अगर इतने हाई टेम्परेचर अगर चला गया होगा तो सडन डिक्रीज करना उसके टेम्परेचर को, सडन। चाहे उसके बॉडी पे तो आइस का क्यों नहीं आप पानी डालो उसके माथे पे या यहीं पे भी, सबसे इसलिए तो ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन का डीनेचर्स अगर होने लगा बाकी जगह तो मान लो बहुत चल जाए, लेकिन ब्रेन टिश्यू अगर डैमेज होगा तो रिवाइव करेगा नहीं। न्यूरॉन अगर एक बार डैमेज हो जाएगा तो वो रिवाइव करेगा नहीं। तो कहने का मतलब ऐसे हर एक चीज है, ब्लड का पीएच हो, बॉडी का टेम्परेचर हो, अपने बॉडी का हार्ट रेट्स हो, ब्लड के वैल्यू हो, जो भी वैल्यूएबल एंड मिजरेबल सब्सटेंस है बॉडी में, सबको मेंटेन करता है ये आपका सेल। ये क्या करता है? ये आपका सेल, यानी आपके बॉडी का एनवायरनमेंट मेंटेन करने में काम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि आपके बॉडी का ये क्या करेगा? एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखेगी ये आपकी बॉडी के सेल। ठीक है, सेम अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना, एक आध दो है, दो तीन है, उसमें तुम याद रख सकते हो, लेकिन अभी तक हो सकते। एक मिनट, एक क्या वो ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा से एक मिनट बता रहा हूँ, जस्ट ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है? हाँ बच 105 के बाद तो बचना कम है यार, मुझे तो यही बता रहे ना। बच गया उसकी अच्छी बात है, ऐसा नहीं 105 पर नहीं बचते, आप मैनेजमेंट करोगे तो बचेगा ही बचेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपनी लाइफ में ये 2018 19 20 21 22 23 24 साल है ना, 6 साल की प्रैक्टिस में हमने मैक्सिमम 107 फीवर देखा है। बाकी बुक के अंदर भी लिखे हुए रहते हैं ना, तो 107 वाले पेशेंट के साथ में एक्सपीरियंस है, मतलब एक्सपीरियंस है कि वो क्या नहीं बच गया जी, मरा नहीं। कौन मतलब मरने के पीछे पड़े हो तुम लोग? मैनेजमेंट अगर हो पा रही तो बच जाते। ठीक है चलो, तो हाँ क्या बात हो। उसके बाद हम लोग बात करते क्या, बहुत सारी चीजें कि सो इमीडिएट रिस्पॉन्ड टू द लगभग सेल है, एंट्री ऑफ इन्वेडर्स एंड लाइक बैक्टीरिया टॉक्सिक, लगभग सेल का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे तुम मान लो सपोज तुम अपने घर में बैठे हो, तुम्हारे घर में तुम मान लो लिविंग एरिया में एक नया आदमी घुस गया, जिसको तुम लाइफ में पहली बार देख रहे हो, मान लो वो मेल पर्सन एकदम जबरदस्त है, तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? मान लो रात के 11 बज रहे हैं, क्या रिएक्शन होगा? इतना समझ लो कि कोई चोर चक्का घुस गया, भले बाद में जो भी होगा। तो अच्छा तुम देखोगे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? मान लो तुम्हारे पापा जी देख रहे, उसका रिएक्शन क्या होगा? अलग कैसे होगा? वो भी डरेंगे, तुम भी डरोगे, मम्मी देखेगी क्या होगा, बहन देखेंगे क्या होगा, सबके साथ एक कॉमन रिएक्शन होगा डर। अब डरने का एक्सप्रेशन अलग होगा, अलग बात, लेकिन जो मेन थिंग इज दैट कि वो सबका सब क्या करेगा और सबकी उम्मीद क्या होगी, ये बाहर भाग जाए। तो वैसे मान लो मम्मी पापा बहन भाई जो भी है वो सब अलग अलग सेल है बॉडी का, तो कोई भी इन्वेडर आता है तो हर सेल ये चाहता है कि कोई बाहर से बैक्टीरिया मान लो घुस गया या वायरस घुस गया, तो वो सेल के लिए नया है जो कभी देखा ही नहीं, तो वो बॉडी के किसी सेल के पास जाए, वो चाहे उसको धक्का मार के वो डरेगा मेरे को मार दे या तो खत्म करके भगाओ। हालांकि भगाने के लिए बॉडी में अलग अलग सेल्स है जो हम लोग बात करेंगे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है। जैसे ब्लड से आएंगे तो WBC का रोल है, मैक्रोफेजेस है, एंटीबॉडीज है, सबका अपना रोल है ना। तो सिंपल में ये समझाना है बॉडी का कोई भी सेल हो, जैसे आपकी फैमिली का कोई मेंबर, वो डरेगा और उसको चाहेगा कि वो भागे। अगर वो आप से ताकतवर होगा तो थोड़ा डरिएगा, लेकिन आप छोटा ताकतवर नहीं होगा, आप घर में 4 जेंस मर्द है ना, अब तो वो अकेला, तब तो मारपीट के भगा दोगे। अब तुम अकेले खुद ही हो जेंट्स के नाम पे, मान लो तुम खुद ही हो जेंट्स के नाम पे अकेले, घर में पापा भैया नहीं है, तो तुम खुद ही डर से भागने की कोशिश करोगे या 112 पे फोन करोगे, यही चीज हो सकता है ना। तो सिंपल वही है कि तुम डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर वैसे ही बॉडी का सेल है कि कोई भी इन्वेडर अगर बॉडी मारा, चाहे बॉडी का कोई भी सेल है, देन क्रिएट अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट दिस इज टॉक्सिक एजेंट, और उसको इन्वेडर निकालने। अगर तुम ताकतवर होगा, सेल खुद ही मान लो माइक्रोफेज से भेंट हो गया, खुद ही मार के भगा देगा तुरंत। लेकिन मान लो ऐसे सेल से बैठो उसके पास पावर नहीं है, जब तुम अगर थे अकेले थे तो तुम कुछ नहीं करोगे, 112 पे फोन करो या पड़ोसी को फोन करोगे। लेकिन तुम 4 आदमी हो तो धक्के मार के क्या करोगे, निकाल सकते हो। तो सेम एज बॉडी के अंदर, कि बॉडी के अंदर कोई सेल आया तो बॉडी का सेल अगर कोई है उसको पहचानेगा कि भैया ये सेल रिस्क, अब ये देखेगा कि इसको हमारे पास वो हम उस काम के लिए एबल है या नहीं। अगर हम नहीं है तो जो एबल है, जैसे बॉडी में मैक्रोफेजेस है,
न्यूट्रोफिल्स है, दिस मोनोसाइट्स है कन्वर्जेड, इसमें क्या कहते हैं ये एंटीबॉडी, उसको इन्फॉर्म जाएगा, वो आकर के उस जगह पर से बॉडी से इन्वर्टर को। तो ये एक जनरल कैरेक्टर है कि हर बॉडी कोई भी फॉरेन चीजें बॉडी के बाहर की चीजें आपके बॉडी में आती है तो वो उसके साथ क्या करता है, रिस्पॉन्स अटैक करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज दैट ऑलमोस्ट सबको पता होगा, रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन, देयर आर सम एक्सेप्शंस इन न्यूरॉन विच डोंट रिप्रोड्यूस। मतलब ये लगभग सेल जो वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है, लगभग जनरल सेल का ये कैरेक्टर है, जो भी सेल है वो डिवाइड होगा, सेल डिवीजन होगा, एक्सेप्ट न्यूरॉन सेल। अब एक मेरा सवाल है जो कल के लिए होमवर्क हो कि न्यूरॉन से